स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, इट्स विजिबल। हेलो। यस मैम, यस मैम, विजिबल है। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो ये बात करते हैं, ये बहुत ही बहुत ही एक तरह से कहें तो प्रेवलेंस उसका बहुत ज्यादा है, इसी पे काफी फोकस किया जाए। तो काफी चीजें तो आप लोगों को पता होंगी, ये तो बस मैंने कुछ स्लाइड्स थी मेरे पास, तो मैं उसको बस डिस्कस करना चाह रही हूँ कि आप लोगों को काफी पता होगा इसके बारे में। तो अनीमिया बेसिकली जैसे क्या होता है अनीमिया में, जैसे हम बात करते हैं अनीमिया की तो सबसे पहले मन में यही आता है कि खून की कमी अगर है तो उसे अनीमिया कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एग्जैक्टली खून की कमी नहीं होती है, ब्लड वॉल्यूम नहीं कम होता है। इसमें जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनके साइज या नंबर्स कम हो जाते हैं, या उनमें जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है, और इस तरह से जो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो लो हो जाती है। तो इस केस में हम इस कंडीशन को हम अनीमिया बोलते हैं। और अनीमिया का लेवल जो डायग्नोज करते हैं वो एचबी लेवल के बेसिस पे नोज से लेवल कितना है हमारी बॉडी के बेसिस पे हम देखते हैं कि अनीमिया है, मॉडरेट है, ठीक है। तो हमारा टिश्यू का ग्राफ है, उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा समझ, जैसे मैं समझती हूँ आप सभी फील्ड से जुड़े हुए हैं, सभी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये उस चीज के लिए डिस्कस कर रही हूँ जिससे कि फर्दर आप फील्ड में जाएं तो उसको डिस्कस कर सकें। तो 6 to 59 मंथ्स की बात करें बच्चों की, तो उसमें अगर 10 to 10.9 ग्राम पर डीएल है तो माइल्ड होगा, 7 to 9.9 ग्राम पर डीएल अगर ग्लोबिन है तो वो मॉडरेट होगा, और लेस देन पर डीएल में आएगा। पैरासाइट के बच्चे जो है तो उनमें माइल्ड जो है वो 11 to 11.4 ग्राम पर डीएल माइल्ड होगा, 8-10.9 ग्राम पर डीएल जो है मॉडरेट एनीमिया होगा, और लेस देन 8 ग्राम पर डीएल जो है वो सीवियर एनीमिया के कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे ही बच्चे जो हमारे 12 to 14 ईयर्स ऑफ एज हैं उनकी बात करें तो 11 टू वही सेम कैटेगरी इनकी होगी। जैसे तीनों जो हमारी कैटेगरी है इनकी जो लेवल है वो सेम रहता है। इसमें आप देख सकते हैं नॉन प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनका भी 15 ईयर्स और उससे ज़्यादा की 49 ईयर्स तक की एज की जो ग्रुप है उनका सेम ही लेवल होता है कैटेगराइज करने का एनीमिया को। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। इस टाइम पे एनीमिया का लेवल अगर हम देखें तो माइल्ड एनीमिया हम उसको बोलेंगे जब हमारा एचपी लेवल जो है 10 to 10.9 ग्राम पर डीएल होगा। मॉडरेट केस होगा जब एचपी लेवल 7 to 9.9 ग्राम पर डीएल है, और लेस देन 7 है तो वो सीवियर एनीमिया के केस में आ जाएगा। मेन अगर है, मेन का के लिए अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स तो नहीं है अपने स्टेट में जो चलाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत, बट मेन का भी कट ऑफ है 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज में अगर हैं तो 11 to 12.9 ग्राम पर डीएल है तो माइल्ड एनीमिया होगा, मॉडरेट में 8 to 10.9 ग्राम पर डीएल, और लेस देन 8 ग्राम पर डीएल है तो फिर वो हमारा सीवियर एनीमिया के केस में आ जाएगा। तो इसमें एक डेटा शायद मेरे से मिस हो गया है कि जो प्रिवलेंस रेट है, प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा हाई है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मोटा देखें तो यूपी में 63.5% जो हमारे बच्चे हैं वो एनीमिक हैं। जो गर्भवती महिला हैं उनमें भी काफ़ी एनीमिया है। अप्रॉक्सीमेटली 52% जो गर्भवती महिलाएं हैं, आधी गर्भवती महिलाएं, आप समझ लीजिए कि हर 2 गर्भवती महिला में एक जो गर्भवती महिला है वो अनीमिक है। इसी तरह से जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वो भी 50% अराउंड एनीमिक ही हैं। तो ये हमारे जो है बहुत ही ये हमारे टारगेट ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत ही अप्स एंड डाउन वाली कंडीशन में होता है, ज़्यादातर वो डाउन ही होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब कॉजेज़ क्या होते हैं, तो कॉजेज़ 2 तरह के होते हैं, एक न्यूट्रिशनल कॉजेज़ होते हैं, दूसरे नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज़ होते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। न्यूट्रिशनल कॉजेज़ में अगर हम देखते हैं तो जैसे बात करते हैं कि आयरन की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, बट और भी पोषक तत्व है जिनकी कमी से अनीमिया हो सकता है, जैसे कि
फोलेट है जो विटामिन B9 है और विटामिन B12 है, और साथ में विटामिन सी अगर की कमी है तो भी एनीमिया हो सकता है, क्योंकि ये जो जब HB का फॉर्म, हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। आयरन का मॉलिक्यूल डायरेक्टली HB में होता है, लेकिन जो फोलेट B9 है और B12 है वो हीमोग्लोबिन के मैचुरेशन में हेल्प करता है, और जो विटामिन सी है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसलिए ये भी रिक्वायर्ड होते हैं। इनकेस अगर इनकी डिफिशियंसी है तो फिर एनीमिया हो सकता है। दूसरा है, अगर ज्यादा मात्रा में हम आयरन इनहिबिटर्स लेते हैं। इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि आयरन का एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं, चिलेटिंग एजेंट की तरह होते हैं, लाइक टी, कॉफी, और कुछ जैसे कैल्शियम साथ में, हम सपोज दूध के साथ में आयरन खा रहे हैं तो वो आयरन को इनहिबिट करता है। उसी तरह से फाइटेट कंटेनिंग फूड्स होते हैं, वो भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, लाइक प्रेगनेंसी है और एडोलेसेंट की एज है, उसमें जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो जाती है, इस वजह से भी एनीमिया होता है। और दूसरा हमारा नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज है। नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज में हमारा जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आती है, लाइक सिकल सेल एनीमिया, जिसमें कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो एक सिक्के की तरह दिखता है, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। दूसरा, एक्सेस ब्लड लॉस अगर हुआ है, कोई इंजरी हुई है, या मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो ब्लड लॉस होता है, उससे भी एनीमिया के चांसेस रहते हैं। आयरन लॉस हुआ है होता है जो ड्यूरिंग इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का है या HIV का है, या कोई पैरासाइट लोड है, या इंटेस्टाइनल वॉर्म है, जैसे डिवॉर्मिंग कराते हैं, वो सारी चीजें नहीं हो रही, तो उस केस में भी एनीमिया की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन है, अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है तो वो भी एनीमिया का एक कारण हो सकता है। साइंस अगर ये तो ये हमें दिख जाता है, लेकिन ये ज्यादा तब दिखता है जब कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी डेफिशिएंसी अगर होती है, तो स्टार्टिंग में नहीं दिखता है, चाहे वो डी की डेफिशिएंसी हो। आवाज क्लियर नहीं है। अभी क्लियर है? हेलो 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 हेलो। यस मैम, क्लियर है आपकी वॉइस क्लियर है मैम। अभी यस मैम, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब था, बट मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है, शायद उसकी वजह से ओके ठीक है, थैंक यू। तो जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उसमें हमारा जैसे जब डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है तभी ये क्लिनिकल सिम्टम्स हमें दिखते हैं। कोई भी चाहे वो कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो विटामिन और मिनरल से रिलेटेड डेफिशिएंसी है उस टाइम पे, जैसे कि पेलनेस ऑफ स्किन, हैंड्स या टंग है या नेल्स है, उसमें पीलापन दिखेगा। पेलनेस इन लोअर आईलिड, जो हमारा आई का अगर नीचे का हिस्सा देखेंगे तो वहाँ पे पीलापन दिखेगा। फिंगर नेल्स जो हैं, नेल्स हमारे जैसा कि इसमें देख सकते हैं वो थिन हो जाते हैं और स्पून शेप्ड हो जाते हैं, उसमें डिप्रेशंस फॉर्म हो जाते हैं, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि एनीमिया की कंडीशन तो नहीं है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्योंकि जैसे पहले अभी देखा था कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की है वो कम हो जाती है, क्योंकि RBCs कम नंबर में होते हैं, इसलिए हमें जल्द चढ़ते हैं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ज़्यादा चलते हैं तो थकान सी होने लगती है, हमारी सांस फूलने लगती है, फटीग है, थकान होने लगती है, वीकनेस सा लगता है, ये सारे सिम्टम्स हैं एनीमिया होने के। तो ये शुरुआती दौरान जब माइल्ड एनीमिया या माइल्ड एनीमिया होता है उस टाइम पे जल्दी दिखते नहीं हैं। मॉडरेट एनीमिया जब तक दिखते हैं तो बेटर ये होगा पहले से ही चेकअप कराते रहें। इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे होगा, मैं थोड़ा जैसे आप सभी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, इनकेस अगर किसी को नॉलेज देना है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने रखा है
कि जो हमारा कॉम्पोफीपी है वहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं और वो बेसिकली अनीमिया के लिए एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कि अनीमिया मुक्त भारत को अब चलाया जा रहा है। पहले इसमें आयरन सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड एक नई प्रोग्राम था और एक प्रोग्राम था कि वाज नेशनल प्लस जिसकी सब बच्चों को आयरन का सप्लीमेंट किया जाता था, उसमें गर्भवती महिलाएं नहीं आती थी। बट एनीमिया मुक्त भारत है, इसमें जितने भी बेनिफिशियरी हैं वो सभी कहते हैं, उसका भी ब्रीफ डिस्कस लेंगे उसको। तो ये बेसिकली जो भी फोकस कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी है उनकी 4 चीजों पे बेस्ड एनीमिया कंट्रोल करने के लिए। एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन करते हैं जिसमें आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन होता है, डाइट इम्प्रूव है, बेसिकली डाइवर्सिटी की बात करते हैं, डाइट को इम्प्रूव करते हैं। तीसरा पैरासिटिक डिजीज कंट्रोल, जो पैरासिटिक डिजीज होती हैं फोकस करेंगे, कुछ तक स्टार्ट हुई है इसकी। फूड फोर्टिफिकेशन है, तो पहले से भी फूड फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस चल रही थी इधर इन काफी सारे हेलो। यस मैम, ओके, यस मैम। शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम होने की कहाँ से ब्रेक हुआ है? मैम अभी जस्ट ब्रेक हुआ है, बस जस्ट जो आप लास्ट लाइन बता रहे थे उसके आवाज कर। हाँ मैम, हाँ, पर थोड़ा ब्रेकेज हो रहा है वॉइस में, बट थोड़ा बीच में ब्रेकेज हो रहा है मैम, थोड़ा सा ब्रेकेज हो रहा है वॉइस में। शायद नेट में प्रॉब्लम है। अभी तो क्लियर है, बीच में भी क्लियर होती है, जब कंटिन्यूअसली बोलते जाते हो आप तो लास्ट वाले वर्ड्स थोड़े से ब्रेक हो जाते हैं। जैसे भी आपको लगे ब्रेक हो रहा है तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं रुकूंगी, एक्चुअली कनेक्शन की शायद प्रॉब्लम है, ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस कर रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं वो बेसिकली 4 स्ट्रेटजीज पे वर्क कर रहे हैं। एक माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन है जिसमें कि आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, वो बच्चों को है, महिलाओं के लिए है, गर्भवती और धात्री महिलाएं जो आफ्टर डिलीवरी होती हैं अप टू 6 मंथ्स, उनको दिया जाता है। साथ में एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको भी ये पूरे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। डाइटरी इम्प्रूवमेंट, बेसिकली डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रहे हैं। पैरासिटिक डिजीज जो हैं उनके कंट्रोल पे फोकस कर रहे हैं, उसमें स्टार्टिंग डिवॉर्मिंग से इन्होंने की है अभी, और साथ साथ में फूड फोर्टिफिकेशन पे भी फोकस कर रहे हैं। जैसे कि अभी तक जो ICDS जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो टेक होम राशन बढ़ता था, जो बच्चे वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे आते थे, तो वो THR उनका फोर्टिफाइड होता था। बट अब ये भी प्रोविज़न होने जा रहा है कि जो मिड डे मील के तहत जो राशन बढ़ता है वो उसको भी फोर्टिफाई करें, जिसमें कि आयरन का भी जो सप्लीमेंट है वो ऐड करें, जिससे कि अलग से गोलियां नहीं लेनी पड़े। इस पे फोकस कर रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन एक ग्रुप में कौन किस की गोलियां देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इन फ्यूचर काम भी आ सकती है अगर किसी को आप बताना चाहें, घर में बच्चों को बताना चाहें। बचते हैं 59 मंथ्स के, ये सारा हमारा एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंतर्गत आ रहा है। ये सारे सप्लीमेंट उस काम के अंतर्गत भेजा है, वो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम पोषण अभियान जो चल रहा है। तो 6 महीने से 59 मंथ्स के बच्चों के लिए 1 ml आयरन सिरप होता है, आयरन फोलिक एसिड सिरप, जो कि ट्वाइस इन अ वीक दिया जाता है। जैसे हफ्ते में 2 बार देना होता है और एक बार में 1 ml देना होता है। इसमें 20 mg एलिमेंटल आयरन होता है और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है। और दूसरा हमारा जो सप्लीमेंट है ये हमारा सिरप फॉर्म में होता है। दूसरा जो ये है 5 to 9 ईयर्स ऑफ एज, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए है। ये बच्चे हमें मिलते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, और इनके लिए आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट होती है जो कि वीकली देनी होती है, हफ्ते में 1 बार देनी होती है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये जो डे डिसाइड किया है वो मंडे का किया गया है, और ये गोली पिंक कलर की होती है।
और एक गोली में 45 mg एलिमेंटल आयरन होता है और 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है। ये शुगर कोटेड होती है, तो बच्चों को स्टार्टिंग में जैसे खाते हैं उस टाइम पे कड़वा वगैरह नहीं लगता, आसानी से खा लेते हैं। बस उन्हें थोड़ा अवेयर करने की ज़रूरत होती है। स्कूल गोइंग एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए जो 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज होते हैं, कुछ हमारे अपर प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं, कुछ जो माध्यमिक शिक्षा है लाइक GICs होते हैं, ये बेसिकली अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस ने को ही फोकस कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो ये स्कूल्स हैं, यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को दिया जाता है, वीकली दिया जाता है। और ये टेबलेट जो है वो ब्लू कलर की होती हैं। इनका कंपोजिशन 60 mg एलिमेंटल आयरन है और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड का होता है। ये भी शुगर कोटेड होती हैं। और आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए आंगनवाड़ी सेंटर पे दिया जाता है। तो ये भी 10 to 19 ईयर्स की बच्चियां होती हैं। आंगनवाड़ी सेंटर पे बच्चों को देने का, लड़कों को देने का अभी प्रोविज़न नहीं हो पाया है। हालांकि जो नेशनल गाइडलाइन आई थी उसके अकॉर्डिंग सभी प्राइवेट स्कूल, सभी जो हमारे लड़के और लड़कियां दोनों हैं, स्कूल नहीं जाने वाले भी लड़के कवर करने थे। बट अभी जो प्रैक्टिस में है, स्टार्टिंग की जो गाइडलाइन गई है उसमें यही है कि ICDS में 10 to 19 ईयर्स की नॉन स्कूल गोइंग एडोलेसेंट गर्ल्स को दिया जा रहा है। एक नया ग्रुप ऐड किया गया है, विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। क्योंकि क्या होता था स्टार्टिंग में, जैसे कोई लड़की माँ बनने वाली है, शादी हुई है, 20 to 24 ईयर्स की है, उसके बाद जैसे दिक्कत होती थी उसको, तो इसी एज ग्रुप को थोड़ा मतलब ये है कि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, तो इसको भी फोकस किया गया है। तो ये वाला एज ग्रुप नया अभी जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें अभी स्टेट में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, बट इनको भी वीकली आयरन फोलिक एसिड रेड कलर की टेबलेट होती है, वो देने का प्रोविज़न है। कंपोजिशन सेम होता है जो कि ब्लू कलर की टेबलेट का होता है। और सेम वही रेड कलर की टेबलेट गर्भवती और जो हमारी लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको दिया जाता है। वो बट डेली दिया जाता है। और इन केस और गर्भावस्था में जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करते हैं, जो 4th मंथ होता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो प्रेग्नेंट वीमेन को डेली अप टू डिलीवरी उसको लेना होता है। इन केस अगर वो नॉन एनीमिक है, और अगर एनीमिक है तो 2 गोलियां दिन में होती हैं। इसी तरह पोस्ट भी उसको पर डे 1 गोली लेनी होती है, और अगर एनीमिया की कंडीशन है तो 2 गोलियां लेनी होती है। कंपोजिशन सेम होता है एज पर एज इन ब्लू आयरन टेबलेट। तो ये तो आयरन का सप्लीमेंट था। साथ में इस प्रोग्राम में जैसे पैरासाइट इन्फेक्शन और बर्म इन्फेस्टेशन की भी बात की जा रही थी। तो इसमें डिवॉर्मिंग ही की जाती। तो जस्ट अ मिनट। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे पेट में कीड़े होते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए आयरन इंट्रोड्यूस करने से पहले अल्बेंडाजोल की टेबलेट दी जाती है। तो बेसिकली बच्चों के लिए जो 12 मंथ्स टू 19 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए एक अल्बेंडाजोल की टेबलेट जो दी जाती है वो साल में 2 बार दी जाती है, 6 मंथ्स के गैप पे दी जाती है। और विमेन जो है नॉन प्रेग्नेंट, नॉन लैक्टेटिंग विमेन, उनको भी वही बाई एनुअल डोज दी जाती है। और साथ में जो प्रेग्नेंट विमेन है उनको 1 गोली दी जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये अल्बेंडाजोल की गोली नहीं दी जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में लाइक 4th मंथ में ये गोली दी जाती है। जब आयरन को स्टार्ट करना होता है उससे पहले 1 गोली दी जाती है। और यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि जो चिल्ड्रन है उसमें 12 महीने से 59 महीने तक मीन्स 1 सेकेंड, 1 मिनट, दिस इज 12 महीने से इसको करेक्ट कीजिएगा, 12 महीने से 24 महीने तक, 1 साल से 2 साल के बच्चे, इसमें 1 साल से 2 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए आधी गोली होती है, मीन्स 200 mg जो है हमारा अल्बेंडाजोल दिया जाएगा। और 24 मंथ्स टू 59 मंथ्स के जो बच्चे हैं उनको पूरी 1 टेबलेट दी जाती है। तो ये नेशनल डिवॉर्मिंग डे होता है फेब और अगस्त में, उसमें दी जाती है मोस्टली। तीसरा जो अप्रोच है वो डाइट डाइवर्सिटी का है, जिसको हम सबको अपने घर में भी अप्लाई करना है और जहाँ भी फील्ड में हम जा रहे हैं, जो भी हमारे कांटेक्ट में आ रहा है उसको बताना भी है
कि हम अपनी डाइट जो है डाइवर्सिफाइड रखें। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी फूड ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट तरह के, वो हमारे डाइट में रहें, तभी हमारी जो डाइट है वो बैलेंस रहेगी। तो इसमें जरूरत है हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल को इनकॉर्पोरेट करें, जैसे अमरंथ लीव है जो कि चौलाई होती है, मेथी के पत्ते हैं, होल सीरियल्स हैं क्योंकि वो जिससे कि हमें प्रोटीन मिलेगा, तो उनको अपने डाइट में ऐड करें। ऑर्गन मीट लें जिसमें कि हीम आयरन होता है जो कि बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया हो जाता है। विटामिन सी रिच फूड्स को अपने खाने में ऐड करें, जैसे कि अमरूद है, आंवला है, ऑरेंज है, लेमन है, स्प्राउट्स हैं, इन सबको ले सकते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन जो है, जो भी हम आयरन ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं या खाने के साथ में ले रहे हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा हमारी बॉडी में। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट का यूज करना है, जैसे कि अभी ये आना भी शुरू हो गया है। आयरन आयोडीन पहले से ही रहता था, बट अब आयरन भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। फूड को जब हम पका रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है, अदरवाइज उसके आयरन तो जाता ही जाता, विटामिन वगैरह और बाकी काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ले जाते हैं, तो ओवर कुक नहीं करना है। वी हैव टू मेंटेन हाइजीनिक कुकिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि अगर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं होंगी तो कोई भी खाना होगा वो इतना न्यूट्रिशियस नहीं रह जाएगा। तो जैसे अभी मैं बात कर रही थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाइटरी आयरन जो है वो दो तरह का होता है, एक हीम आयरन और एक नॉन हीम आयरन। हीम आयरन के जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली एनिमल ओरिजिन के होते हैं और इनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से होता है। जैसे कोई अगर मीट खा रहा है तो उसमें उससे आयरन बहुत ज्यादा मिलेगा और एब्जॉर्ब बहुत अच्छे होगा। उसी तरह से जो नॉन हीम आयरन है ये बेसिकली प्लांट ओरिजिन के होते हैं, जैसे सीरियल्स बेसिकली अनाज होते हैं सारे, हर तरह के वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, क्योंकि इसमें फाइटेट वगैरह होते हैं जो कि एक तरह से चिलेटर की तरह काम करते हैं। मीन्स उसके जो हमारा आयरन है उसको बाइंड कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। तो इनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन सी को हम ले सकते हैं और कोशिश करने की बहुत ज्यादा जो ये फाइटेट रिच फूड है वो अगर डेफिशिएंसी है हमारे शरीर में आयरन की, तो सप्लीमेंट्स अगर कोई ले रहे हैं तो उसके साथ में ना लें। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इनहिबिट करते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन को? तो वो है प्रेजेंस ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स, जैसे अभी बात की फाइटेट्स वगैरह की, टैनिन्स की, और लेग्यूम्स जो होती हैं, मीन्स जो दालें वगैरह होती हैं उसमें भी कई तरह के एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक सैपोनिन्स। जैसे आपने देखा होगा जब भी मटर भिगाते हैं या चने की दाल चना भिगाते हैं तो उसमें एक सोप जैसा झाग सा बनता है, वो सैपोनिन नाम का एक एंटी न्यूट्रिएंट होता है। ये बेसिकली ये सब जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है इसको कम कर देते हैं, तो इस वजह से वो सप्लीमेंट्स के साथ नहीं लेते हैं। और यही रीजन होता है कि प्लांट से जो नॉन हीम आयरन है वो उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होता है। आयरन बॉन्डिंग, दूसरा आयरन बाइंडिंग फिनोलिक कंपाउंड जो कि टी, कॉफी, रेड वाइन वगैरह में होते हैं। अनकुक्ड लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे अगर इनको थोड़ा कुक कर लेंगे तो जो आयरन इनकी जो सेल्स हैं उसमें बाइंड रहता है, उससे बाहर निकल के आ जाएगा, तो वो आसानी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो पाएगा। कैल्शियम कंटेनिंग फूड स्टफ्स हैं, लाइक जब भी हम सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे साथ में दूध नहीं लेते हैं के साथ में आयरन की गोली कभी नहीं खाते हैं, क्योंकि जो दूध है उसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम बाइंड कर देता है, आयरन के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। तो इस पे भी हमें ध्यान देना है। ये कुछ हमारे आयरन रिच फूड्स हैं, लाइक पोल्ट्री है, चिकन है, ऐसे ही बाजरा है अगर वेजिटेरियन कोई है, एमरंथ लीव्स है जो चौलाई के पत्ते हैं, बेंगल ग्राम है, लोटस फ्रूट है, ये सब काफी रिच सोर्स होते हैं। और अभी एक जो सहजन के पत्ते वगैरह हैं वो उसमें भी आयरन काफी मात्रा में होता है, उसको भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से काफी प्रमोट किया जा रहा है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स पे या स्कूल्स में या सपोज कम्युनिटी में कोई लगा है तो उसमें उन सबको प्रमोट करते हैं कि अपना जो गार्डन बनाए उसमें वो चीजें लगाएं। साथ में
आयरन तो होना जरूरी ही है, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो उसमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हीम और ग्लोबिन होता है। हीम मीन्स आयरन पोर्शन होता है और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, वो पोर्शन होता है। तो हीमोग्लोबिन के लिए आयरन जरूरी है और साथ में प्रोटीन भी जरूरी है। तो प्रोटीन रिच फूड जो सोर्सेज हैं हमारे, वो जैसे कोई मीट खा रहा है तो उसमें भी मिल जाएगा आराम से, और साथ साथ में जो नट्स हैं या पल्सेस हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपका प्रोटीन रिच अमाउंट में रहता है। ये विटामिन फूड्स, अगर हमने सपोज खाया है आयरन रिच फूड्स खा रहे हैं, तो उसका जो आयरन एब्जॉर्ब होता है वो बहुत अच्छे से नहीं होता है जब उसमें विटामिन सी नहीं लिया जाए, क्योंकि जो फॉर्म होता है फेरिक फॉर्म में, जो आयरन होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सिंपल फॉर्म में फेरस फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो विटामिन सी जरूरी है कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करे और उसके बाद वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसमें जैसे आंवला है, आंवला में बहुत काफी अमाउंट में ये जो हमारा विटामिन सी है ये होता है। इसको कैसे भी आप प्रोसेस करके खा सकते हैं। नींबू है, जर्मिनेटेड स्प्राउट्स है, एमरंथ लीव्स है, लेमन है, ये सब आप डेली की यूज में ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या हमें करना है डाइट के साथ, अपने क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें काफी डिस्कस ही हो चुकी हैं कि हमें खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स और ऑर्गेन मीट्स, इफ कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उन सबको प्रेफर करना है। विटामिन सी रिच फूड्स लेने हैं लाइक गुआवा, आंवला, ऑरेंज, लेमन, जिससे कि जो एब्जॉर्प्शन है आयरन का वो बढ़ सके। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट यूज करना है इंस्टेड ऑफ सिंगल फोर्टिफाइड, जो कि आयोडीन से फोर्टिफाइड सॉल्ट होता था। डिवॉर्मिंग टेबलेट्स रेगुलर बेसिस पे लेनी है, लाइक जो हमारा एनडीटी प्रोग्राम है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे जब होता है तब दिया जाता है। बट इन केस हमारे बच्चे भी प्राइमरी स्कूल पढ़ रहे हैं तो हमें कोशिश करना है, एक तो उनकी एनीमिया की जांच भी करवाएं कि कहीं वो एनीमिक तो नहीं है, और साथ में उन्हें डिवॉर्मिंग की टेबलेट्स भी दें हर 6 मंथ्स पे। ये गोली बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है, और अगर आपको थोड़ा भी शक होता है या कुछ ऐसा लगता है कि नुकसान कर सकती है तो आप अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सेफ एंड हाइजेनिक फूड प्रैक्टिसेस शुड बी मेंटेन्ड। क्या हमें नहीं करना है उसमें ये है कि टी कॉफी मील के साथ नहीं लेना है, जो कि हम लोगों की बहुत आदत होती है कि पराठा एक खा रहे हैं तो चाय के साथ में खा लिया। तो चाय के साथ में कुछ तो हमें लेना होता है, थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन अगर आयरन रिच स्पेशली कुछ खा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी टी या कॉफी नहीं लेना है, जिससे कि वो बाइंड होके फिर हमारे शरीर को ना लगे, वो फिर सही नहीं होगा। अनहाइजेनिक वाटर एंड फूड का इस्तेमाल नहीं करना है। कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। हाई फाइबर रिच फूड्स जो हैं उसके साथ में अगर हम आयरन रिच फूड ले रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत होती है, वो भी एब्जॉर्प्शन को, जो हाई फाइबर्स होते हैं वो भी बाइंड कर लेते हैं, वो भी थोड़ा एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। ओवर कुकिंग को अवॉइड करना है। मिल्क आयरन सप्लीमेंट के साथ में नहीं लेना है। मिल्क है या कर्ड है वो आयरन सप्लीमेंट के साथ में नहीं लेना है। ये मैंने जो रिकमेंडेशन है आईसीएमआर का, आईसीएमआर 10 का है, जो कि अभी तक का लेटेस्ट है। एक रिकमेंडेड डाइटरी अलायंसेस होता है डेली क्या